क्योंकि ये पॉइंट्स नहीं है, पर जैसे हम कहते हैं ना टर्म्ड एंजाइम तो 1878 के अंदर, तो पहले कौन सा टर्म था? पहले ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जो फर्मेंट्स लफ्ज इस्तेमाल होता था उसके लिए जो एंजाइम टर्म आ गया, उसके लिए एंजाइम आ गया। और बाकी जिस तरह से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, कैटालिसिस है, केमिकल रिएक्शन, लिविंग सिस्टम, बायो कैटालिस्ट वही सेम बायो कैटालिस्ट है, लिविंग थिंग्स की कैटालिस्ट है। एंड यू नो वेरी वेल बायो कैटालिस्ट एक सिंगल वर्ड के जरिए एंजाइम की आप जो है डेफिनेशन बता सकते हैं। और मोस्टली दे आर प्रोटीनियस इन नेचर, जनरली दे आर प्रोटीनियस इन नेचर, कॉमनली दे आर प्रोटीनियस इन नेचर। पर जिस तरह से एक थॉमस सीक एंड सिडनी अल्टमैन 1980s के अंदर एक ऐसा आरएनए का मॉलिक्यूल उन्होंने देखा जो एंजाइम के तौर पे काम कर रहा था। जैसे बाय द वे जनरल नेचर तो प्रोटीनियस इन नेचर है, एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, पर थॉमस सीक एंड सिडनी अल्टमैन ने आरएनए मॉलिक्यूल को देखा कि ये तो एंजाइम की तरह काम कर रहा है। तो उस आरएनए दैट एक्ट्स लाइक एंजाइम इज कॉल्ड राइबोजाइम। ऐसे एंजाइम को कहते हैं राइबोजाइम। जो आरएनए जीएनए टू आरएनए प्रोसेसिंग, जेनेटिक मटेरियल की कटिंग, स्प्लाइसिंग, उनके अंदर इसका रोल होता है। डिटेल कोई नहीं है, बट आप डेफिनेशन याद करेंगे, आरएनए मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स लाइक एंजाइम इज कॉल्ड राइबोजाइम। आरएनए मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स लाइक एंजाइम इज कॉल्ड राइबोजाइम, इसे हम कहते हैं राइबोजाइम। डेफिनेशन की हद तक है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। आरएनए राइबोजाइम कोई फंक्शन वगैरह नहीं है। एंजाइम किस तरह से काम करते हैं, उनकी वर्किंग पैटर्न क्या है, जैसे उसके लिए एक कभी कभार एमसीक्यूज के अंदर एक पैटर्न आता है और कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे आपको पता है कि एंजाइम जो हमेशा एक जहन में चीज रखें, अगर तस्वीर के हवाले से भी सवाल आ जाए तो एंजाइम हमेशा बिगर मॉलिक्यूल होगा, ये जहन में रखें। सबस्ट्रेट से हमेशा बिगर मॉलिक्यूल होगा। अगर आपसे यहाँ देखें लेबल पार्ट मौजूद है, ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम। अगर हम कहें ये लेबलिंग नहीं देते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम है? एंजाइम हमेशा लार्जर और बिगर देन सबस्ट्रेट होगा, ये ध्यान में रखें। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक इन नेचर होता है, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही रिएक्ट कर सकता है। इसके हवाले से आगे हम पढ़ेंगे कि हर एक एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है, उसके अंदर आके सबस्ट्रेट आके बाइंड होती है। सबस्ट्रेट बाइंड होगी तो उसकी वजह से जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में एक बाइंड होगी तो बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो उसके रिजल्ट में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखिए, अब इस सबस्ट्रेट पे एक्शन होगा एंजाइम का। अगर ये सबस्ट्रेट अवे फ्रॉम एक्टिव साइट होती तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। उसके लिए जरूरी है कि ये सबस्ट्रेट आके बाइंड हो किस जगह पे, आके एक्टिव साइट पे। तो इसी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, हम उससे कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दोनों तस्वीरों में आप जैसे डायग्राम में फर्क देखें, सबस्ट्रेट तो है, एंजाइम है, पर सबस्ट्रेट को आके एक्टिव साइट अब एंजाइम पे आके बाइंड करना होता है, तो देन उसके रिजल्ट में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। देन उसकी होती है कैटालिसिस। कैटालिसिस के बाद क्या होगा कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखिए ये सबस्ट्रेट से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सबस्ट्रेट से कॉम्प्लेक्स। देखते जाएं, जैसे ये सबस्ट्रेट है, अब उसमें जीरो नंबर वेलकम बैक। तो एंजाइम के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे सबस्ट्रेट प्लस, जैसे ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हुआ। शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन आ रहा, जो मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा था
इस तरह से एमसीक्यू आते हैं। तो यकीनन ये आपके जहन में डायग्राम होगी तो ये ऐसे एमसीक्यू आप हल करने में आपको आसानी होती है। तो सब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। एंजाइम और सबस्ट्रेट, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हुआ। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद देन एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो हम डिस्कस कर रहे थे, देखो सबस्ट्रेट से चेंजेस हो रही है, सबस्ट्रेट से जैसे प्रोडक्ट बन रही है। इधर आप सबस्ट्रेट की जैसे शेप देखें और अब ये देखें प्रोडक्ट बन चुके हैं, प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो देन क्या होगा, फाइनली सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे और एंजाइम भी अलग हो जाएगा, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद फाइनली आपने देखा कि एंजाइम अलग हो गया और उसके रिजल्ट में जैसे प्रोडक्ट बन गई। तो एंजाइम अनचेंज, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गई। इस तरह से जो है एंजाइम का केमिकल एक्शन रिएक्शन जिस तरह से होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप इक्वेशन बनाते रहते हैं, फिर कहेंगे पता नहीं ये क्या है, एबीसी की लेटर है क्या है। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन उसके रिजल्ट में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद जैसे कि एंजाइम और प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन अनचेंज रहता है और आखिर में जैसे प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। तो ये इंट्रो है एंजाइम का। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम पे आते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम पे आते हैं कि एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। जनरल नेक्स्ट एंजाइम जैसे अभी हमने पढ़ा कि बायो कैटलिस्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है दे आर प्रोड्यूस्ड इन सेल, ठीक है। ग्लोब्यूलर इन नेचर होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं ना, एक फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ग्लोब्यूलर होते हैं। तो एंजाइम की जो नेचर होती है वो ग्लोब्यूलर इन नेचर है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, जैसे मेन कंपोनेंट मोस्टली जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। इसी तरह से ये जो अमाइलेज और पेप्सिन एंजाइम है, जिन्हें हम कहते हैं कि ये लाइक जैसे सिंपल एंजाइम है, प्रोटियोजाइम की कैटेगरी में आते हैं। सिंपल एंजाइम और प्रोटियोजाइम की कैटेगरी में आते हैं, जो ओनली एंड ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल के बने होते हैं। तो उनकी अमाइलेज और पेप्सिन एग्जाम्पल हुए। कुछ ऐसे भी एंजाइम है जो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, बट ऐसे नहीं कि नॉन प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन के बने, नहीं, प्रोटीन होगा ही होगा प्लस उनके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। ऐसे एंजाइम को कहेंगे होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहेंगे। होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं, उसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। दे कैन रिएक्ट बोथ इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। क्यों एसिडिक और बेसिक मीडियम में काम कर सकते हैं? बिकॉज जो आपको पता है कि एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। प्रोटीनियस इन नेचर तो प्रोटीन है तो किसके बने हुए हैं? जैसे आपको पता है कि उसके अंदर अमाइनो एसिड के बने होते हैं, और अमाइनो एसिड के अंदर जो है कार्बोऑक्सिल ग्रुप भी होता है और अमाइनो ग्रुप भी होता है। इस वजह से जैसे इन दोनों मीडियम में ये काम कर सकते हैं। जैसे पेप्सिन एंजाइम आपको पता है, पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, और इसी तरह से बाकी एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन वगैरह जो होते हैं आपको पता है अल्कलाइन मीडियम में काम करता है। ऐसे एंजाइम जो विद इन सेल अगर एक्ट करें, सेल के अंदर प्रोड्यूस हो, उसी सेल के अंदर एक्ट करें, तो उसे हम कहेंगे इंट्रा सेल्यूलर एंजाइम। जैसे हमने पढ़ा है सेल के हवाले से लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ना, फूड वैक्यूल बनता है और उसी में से एंजाइम रिलीज होते हैं, उसी के अंदर जैसे उनकी डाइजेशन करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बोर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया टूटे हुए, तो लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह से परऑक्सीसोम के भी एंजाइम होते हैं, ये इंट्रासेल्यूलर एंजाइम की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से एक ऐसे एंजाइम होते हैं जिन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर और एक्सो एंजाइम। इंट्रासेल्यूलर और एंडो एंजाइम सेल के अंदर प्रोड्यूस हुए और उसी सेल के अंदर एक्शन हुआ, उसे हम कहेंगे इंट्रासेल्यूलर एंजाइम। दूसरे ऐसे एंजाइम होते हैं जो एक सेल में प्रोड्यूस होते हैं, जाके दूसरे जगह पे प्लेस पे जाके अपना फंक्शन वर्क करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आउटसाइड द सेल। सेल एक में प्रोड्यूस हुए, दूसरे में जाके दूसरी जगह पे अपना एक्शन दिखाएं, उन्हें हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम या एक्सो एंजाइम। जैसे अमाइलेज एंजाइम है, यू नो वेरी वेल, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की सेक्शन के अंदर, जैसे जीआईटी की जो सेक्शन के अंदर जैसे एंजाइम रिलीज होकर गट के अंदर आते हैं, सेल से रिलीज होकर गट के अंदर आते हैं, देन डाइजेशन होती है। तो ये जो है अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है या पेप्सिन है, स्टमक से एंजाइम रिलीज होके देन स्टमक के सेल से रिलीज होके इसकी गैप या ल्यूमन में आता है जहां पे फूड होता है, उसका एक्शन होता है। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एक्सो एंजाइम और एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम। बुक के अंदर ऐसी कैटेगरी नहीं दी गई है, पर आप ध्यान में रखेंगे कि ये किस तरह से जो है इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम है।
उसके बाद अदर फीचर्स के अंदर हम देखेंगे, अदर फीचर्स के अंदर जैसे स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन है। हर एक एंजाइम की शेप भी, स्ट्रक्चर भी एक स्पेसिफिक है, फंक्शन भी स्पेसिफिक है। बिकॉज एक सबस्ट्रेट पर्टिकुलर टाइप की होगी, उसी पे उसका एक्शन होता है। चंद एक ऐसे एंजाइम हैं जिनके अंदर एक से थोड़े से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, अदरवाइज उनकी एक्टिव साइट की शेप ऐसी होती है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर टाइप की सबस्ट्रेट आके बाइंड हो सकती है। दूसरी सबस्ट्रेट जब बाइंड ही नहीं होगी तो जाहिर है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, स्पेसिफिक इन रुबिस्को एंजाइम आपको याद होगा, जिसकी जो है लाइक सबस्ट्रेट CO2 भी हो सकती है और O2 भी हो सकती है। आपसे उनको छोड़ के ग्रेटर इन साइज, जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि आप कैसे एंजाइम को आइडेंटिफाई करेंगे, हमेशा सबस्ट्रेट से जो है साइज उसकी बड़ी होती है। और बाकी तो जैसे आपको पता है कि एंजाइम की जो शेप होती है वो मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर होती है। ओनली एक छोटी सी रीजन या पार्ट या प्लेस या जगह होती है, उस जगह का नेम होता है एक्टिव साइट। इसी एक्टिव साइट पे आके एंजाइम बाइंड होते हैं और सबस्ट्रेट आके बाइंड होते हैं और देन आके केमिकल रिएक्शन होता है। पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट, और उस साइट को, जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। रिमेनिंग ये एंजाइम की जितनी भी स्ट्रक्चर है, इसकी 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए होती है। सबस्ट्रेट के बाइंड होने की ये छोटी सी एक प्लेस पॉइंट जगह होती है, जिससे हम कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, हमेशा केमिकल रिएक्शन में एंजाइम अगर थोड़े मिकदार में होगा तो एक बिग चेंज का सबब बन सकता है। एक्टिविटी रेसलेटेड बाय द आयंस और साल्ट, जैसे जिन्हें हम कहते हैं एक्टिवेटर्स कहते हैं, मैग्नीशियम, क्लोरीन, निकल, इसी तरह से ये सब एक्टिवेटर्स होते हैं। दे इंक्रीज एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन, उस एंजाइम का जो फंक्शन बढ़ाने में उन एक्टिवेटर्स का किरदार होता है। एंजाइम एक्टिविटी कभी कभार कम भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। जो डिक्रीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर कहते हैं। काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी जो है कम हो सकती है, जिसके अंदर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, आगे डिटेल मौजूद है और हमारे PMC सिलेबस के अंदर हेडिंग भी है। एंजाइम कंसंट्रेशन, इसको भी हम पढ़ेंगे। पीएच और टेम्परेचर है, पीएच और टेम्परेचर इनको हम अलग से टॉपिक में डिस्कस करते हैं। और एंजाइम्स आर थर्मोलाइबल इन नेचर। थर्मोलाइबल की मीनिंग होती है हीट सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव है बिकॉज एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो वर्क करते हैं। उससे अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा हुआ, रिजल्ट ये होगी कि एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर है, 3D स्ट्रक्चर बरकरार नहीं रहेगी और देन जो है सबस्ट्रेट बाइंड हो नहीं सकेगी, कि रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जिस टेम्परेचर पे एंजाइम वर्क करते हैं उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से पीएच सेंसिटिव है, जैसे आपको पता है कि पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, 1.4 जो है उसका पीएच होता है, उस पर वर्क करता है। हर एक एंजाइम को वर्क करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का जो है पीएच चाहिए, उस पे लाइक जैसे वर्क करता है। आखिरी जैसे पॉइंट कि एंजाइम्स स्पीड अप्स आर स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट पेज पे मौजूद है। एंड सेल्फ रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, उसे हम कहते हैं एंजाइम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम। उसके बाद हम आते हैं मोड ऑफ एक्शन पे आते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या होती है। बिकॉज एंजाइम और सबस्ट्रेट की जैसे कॉम्बिनेशन होती है एक्टिव साइट के, थोड़ी सी एक्टिव साइट के हवाले से देखेंगे, ठीक है ना। एक्टिव साइट के अंदर क्या क्या होता है क्या, जैसे यू नो वेरी वेल कि जैसे जो एंजाइम होता है, बाकी रिमेनिंग तो सब एंजाइम की एक स्ट्रक्चर होती है, 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए होता है। ये जो पॉइंट आर प्लेस जिसमें आके सबस्ट्रेट आके बाइंड होती है, इस प्लेस या जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट कहते हैं। तो इसी के साथ आके सबस्ट्रेट आके बाइंड होती है, यकीनन तो उसकी सबस्ट्रेट की भी शेप ऐसी होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंटरी टू द एक्टिव साइट होगा तो उसका केमिकल रिएक्शन यहाँ भी इसका होगा, अदरवाइज कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो इससे एक्टिव साइट के अंदर होता क्या है, एक्टिव साइट इन्वॉल्व द स्मॉल नंबर ऑफ की रेजिड्यू दैट एक्चुअली बाइंड टू द सबस्ट्रेट। अब देखिए बाकी तो ये एंजाइम की स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसी पॉइंट जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग होती है, शेप होती है, कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट होगी तो ही जो है इसके साथ जैसे केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कीलॉक मॉडल है, उसमें आप देखेंगे जो की होल होता है उसके अंदर चाबी तो अगर आ जाती है पर ओपन नहीं होगी, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज होती है, यहाँ की रेजिड्यू होते हैं,
अमाइनो एसिड के रेजिड्यू होते हैं जो प्रोटीन स्ट्रक्चर के, प्लस में सबस्ट्रेट के आएंगे, तो देन जो है उसके साथ कॉम्प्लीमेंटरी चार्ज होगी, शेप भी कॉम्प्लीमेंटरी होगी, तो केमिकल रिएक्शन होता है। तो रेस्ट ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नीडेड टू मेंटेन द शेप ऑफ दीज रेजिड्यूज। बाकी जिस तरह से ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो एंजाइम की, ये जस्ट इसकी शेप मेंटेन करने के लिए होती है। यहाँ भी एक्टिव साइट के अंदर कुछ ऐसी कॉम्प्लीमेंटरी चार्जेस होती है जो आके सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लीमेंटरी होगी तो केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो थोड़ी सी पॉइंट्स और भी हैं, जैसे ये एक्टिव साइट की शेप है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो सारा प्रोटीन हुआ, ये प्रोटीन जो है उसकी एंजाइम की शेप को मेंटेन करने के लिए चंद एक पॉइंट पे कुछ रेजिड्यू होते हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट के चंद एक ऐसे रेजिड्यू होते हैं जो सबस्ट्रेट की, जैसे सबस्ट्रेट के साथ जो कंबाइन होते हैं और उनकी पर्टिकुलर बॉन्डिंग होती है। ये अगर नहीं होगी तो मीन्स सबस्ट्रेट भी फिट नहीं होगी, फिट भी होगी पर तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ऐसे होता है। ठीक है, हमें इसके लिए थोड़ा सा और मजीद एक्टिव साइट को देखना चाहेंगे कि ईच एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक चार्ज प्लेस। चार्ज प्लेस की मीनिंग है वहां भी यकीनन चार्जेस होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होती है पहले से ही। अमाइनो एसिड के रेजिड्यू होते हैं। एक्टिव साइट प्रोटीन लाइक जो एंजाइम है उसी की चार्जेस होती हैं। चार्ज प्लेस टू फिट द सबस्ट्रेट कॉल्ड एक्टिव साइट which is complementary to the shape of particular shape of the substrate। आप इसमें इलस्ट्रेशन में देखें, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक एंजाइम है, उसकी ये रेजिड्यू है, फॉर एग्जांपल चार्ज रेजिड्यू है, और ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है वो आके इसमें आके फिट हो सकती है, बाइंड हो सकती है। फॉर एग्जांपल यही एंजाइम है पर आप देखें ये सबस्ट्रेट है, क्या इसमें बाइंड होगी या नहीं? आप वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यकीनन ये सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ की चार्जेस इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, शेप भी जो है इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। पर ये इसके जो कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं तो यकीनन यहाँ पे इस एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट्स बनेगी, देन जो आगे प्रोडक्ट्स बनेगी। तो वही आगे एक्टिव साइट को देखते हैं। चार्ज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड बाय द सम अमाइनो एसिड रेजिड्यू। जो अभी हम बात कर रहे थे, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के कुछ रेजिड्यू होते हैं प्रेजेंट एट पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एक है नंबर 1 है चार्ज, नंबर 2 उस एक्टिव साइट की शेप होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्टिव साइट की एक होती है चार्ज, कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज, और नंबर 2 वहां पे एक स्पेसिफिक शेप होनी चाहिए, वही तब जाके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। द अमाइनो एसिड व्हिच फॉर्म एक्टिव साइट कम क्लोज टू अरेंज इन ए स्पेसिफिक वे टू कॉइल एंड फोल्ड विद इन ग्लोब्यूलर सिमेट्री। जैसे अभी हमने प्रीवियस एक इलस्ट्रेशन में जो देखा था कि सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, तो देन जो है यहाँ पे एक चार्ज और शेप, एक यहाँ पे यहाँ की चार्ज प्लस में इस एक्टिव साइट की आप देखें शेप, दोनों कॉम्प्लीमेंटरी होनी चाहिए सबस्ट्रेट की, तो ही उसके साथ जो केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ये एक्टिव साइट ही होती है जिसकी वजह से एंजाइम जो है स्पेसिफिक इन नेचर है। तो एक्टिव साइट के अंदर कौन सी प्लेसेस या जगह होती है? 2 प्लेसेस है, एक कहेंगे बाइंडिंग साइट कहेंगे, दूसरी जगह को हम कहेंगे कैटालिटिक साइट। ठीक है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज 2 रीजन्स, एक होगी बाइंडिंग साइट और दूसरी होगी कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट, वर्ड से जाहिर है बाइंडिंग का मतलब है सबस्ट्रेट आके बाइंड होगी, फिट होगी। कैटालिसिस आगे जाहिर है एंजाइम का रोल, जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, बनेंगे, वो बाद की बात है सबस्ट्रेट की। तो बाइंडिंग साइट इन द रीजन ऑफ एक्टिव साइट हुज अमाइनो एसिड मेक टेंपररी बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट, तो उसे हम कहेंगे बाइंडिंग साइट कहेंगे, ताकि उसके अंदर सबस्ट्रेट आके फिट तो हो, उसे हम कहेंगे बाइंडिंग साइट। और ऑन द अदर एंड सम अमाइनो एसिड, प्रोटीन वाले अमाइनो एसिड, कौन से? एंजाइम की स्ट्रक्चर वाले अमाइनो एसिड, एंजाइम की स्ट्रक्चर के जो अमाइनो एसिड होते हैं आर रिस्पांसिबल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कैटालिटिक साइट। तो यानी एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसके अंदर 2 रीजन है, एक बाइंडिंग साइट होगी, दूसरी कैटालिटिक साइट। इलस्ट्रेशन देखते हैं कि कैसे हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये एक एंजाइम है, पर्टिकुलर एक एंजाइम, और एंजाइम के हवाले से अगर आप देखें, ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए पार्ट है, पर ये जो पॉइंट आर प्लेस जैसे है, यू नो वेरी वेल, इस पॉइंट आर प्लेस को कहेंगे एक्टिव साइट कहेंगे।
एक एक्टिव साइट इस तरह से कॉम्प्लीमेंटरी होनी चाहिए, सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट, ठीक है। सबस्ट्रेट और एक इसके अंदर होती है बाइंडिंग साइट। जैसे देखें ना, ये बाइंडिंग साइट होगी, यहाँ पे जो बाइंड होगा ये बाइंडिंग साइट होगी, और दूसरी साइट कौन सी होगी? कैटालिटिक साइट होगी। व्हेन रिएक्शन अकर, जब रिएक्शन अकर होता है। तो आप छोटा सा एग्जांपल ले, तो ये यकीनन ब्रेक अगर होगा तो इससे भी ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये कौन सी साइट हो जाएगी? ये हो जाएगी कैटालिटिक साइट होगी। और ये साइट या प्लेस ये इसमें आके फिट होगी, तो ये कौन सी साइट होगी? बाइंडिंग साइट होगी। और यहाँ पे जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, कैटालिसिस होगी, तो दो अलग चीजें हो जाएंगी। तो इसी तरह से हर एक एंजाइम के अंदर ऐसी एक्टिव साइट होती है जिसके अंदर दो रीजन्स होंगे। एक रीजन का नेम होता है एक्टिव साइट का बाइंडिंग साइट, और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। अच्छा, अब हम मॉडल्स को जैसे डिस्कस कर रहे हैं। एक जैसे मॉडल होता है जिसे हम कहते हैं कीलॉग मॉडल, और दूसरा जो होता है इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है ना। जो पर्सन है, जैसे फिशर प्रोपोज 1898, टोकिन टाइप के सवाल है। फर्दर इसको जो पाल, फिल्डर, डीडी वुड्स ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया। ये कीलॉग मॉडल जो होता है, कीलॉग मॉडल जो होता है, इनके अकॉर्डिंगली एंजाइम जो है रिजिड स्ट्रक्चर है। एंजाइम कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर नहीं है। मेन पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कीलॉग मॉडल के जैसे एंजाइम जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर है। फ्लेक्सिबिलिटी एंजाइम में है ही नहीं, रिजिड स्ट्रक्चर है। पर्टिकुलर की अनलॉक्स पर्टिकुलर लॉक, बस रिजिड स्ट्रक्चर है। और ओवरऑल जो शेप भी इस तरह की होती है कि उसके अंदर कोई भी जैसे चेंजेस नहीं आती है, एंजाइम की स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आती है कीलॉग मॉडल के अकॉर्डिंगली। पर्टिकुलर एंजाइम वर्क्स ऑन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, पर्टिकुलर की अनलॉक्स द पर्टिकुलर लॉक, पर्टिकुलर की अनलॉक्स द पर्टिकुलर की अनलॉक्स द पर्टिकुलर लॉक। जैसे आपको पता है कि जो ताले होते हैं, जाहिर है उनके अंदर जैसे एक तालों के अंदर एक की होल होता है, की होल होता है, और एक की होती है। और की शेप भी ऐसी होनी चाहिए जो कॉम्प्लीमेंटरी टू इस की होल की होनी चाहिए, ठीक है ना। ये की इस की होल के अंदर पहले, सबसे पहले जैसे कहे ना कि की अगर हम कहें कि हमारे जेब में पड़ी है, की चेन के अंदर पड़ी है, ताला उधर पड़ा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब है कि की होल के अंदर जानी चाहिए। चाबियां तो बहुत ज्यादा है उस, जैसे की चेन के अंदर चाबियां तो बहुत ज्यादा है, ताला फलां खोलना है, ओपन करना है, तो की सिलेक्टेड की होगी, वही जाके जो लॉक को अनलॉक कर सकती है। तो पहली बात कि यहाँ पे ये फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। नंबर 2, इसमें आप जैसे देखें की होल के अंदर की जाएगी तो केमिकल रिएक्शन होगा, तो ये लॉक ओपन होगा, वरना तो नहीं होगा। नंबर 2, चलो काफी ऐसी भी कीज होती है जो चले इस की होल के अंदर भी आ जाते हैं पर ओपन नहीं होता, तो उसका रीजन क्या है? उसका भी रीजन ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज होना जरूरी है। शेप भी इंपॉर्टेंट होती है, कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज भी होगी, तो ही जो है ये कैटालिसिस होगी, अदरवाइज कोई भी केमिकल यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। एक क्वेश्चन है जो हमारी बुक में कभी आगे और पीछे लिखा होता है, कहते हैं कि लॉक क्या है और की क्या है, ठीक है। जैसे आप देखिए लॉक के अंदर जो की होल मौजूद है, लॉक के अंदर की होल मौजूद है, लॉक के अंदर की होल मौजूद है, और ये की है। तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम किस में होती है? एक्टिव साइट, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो किसका लाइक आप इसमें आप किसको कहेंगे कि ये एक्टिव साइट है? फॉर एग्जाम्पल लॉक की होगी या की होगी? अब लॉक की होगी ना। की होल किसका है? की होल इस लॉक का है ना, की होल। तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट किसकी है? ये इस एंजाइम सेक्शन की है ना। तो इस एंजाइम को हम कहेंगे एंजाइम इज कॉल्ड द लॉक, और जो सबस्ट्रेट होगी सबस्ट्रेट होगी की होगी, ठीक है। तो वेरी एक स्मॉल सिंपल एक इलस्ट्रेशन उससे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे की जो है इसको सबस्ट्रेट करार दिया जाता है, और लॉक है उसको एंजाइम, क्योंकि लॉक के अंदर क्या मौजूद होता है? की होल है। और इसी तरह से एंजाइम के अंदर जो क्या होता है? एक्टिव साइट होता है। इस वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जो है बाइंड होगी या फिट होगी, अदरवाइज नहीं होगी।
तो जिस तरह से एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होती है वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये क्या होता है, एक्टिव साइट नथिंग बट की होल होगा, ठीक है ना। ये एंजाइम क्या है, बाकी ताले की तो स्ट्रक्चर होती है ना, ताले की स्ट्रक्चर, की किस जगह पे लगती है, की लगती है ओनली एंड ओनली की होल के अंदर लगती है, की होल के अंदर लगती है। उसके बाद क्या होगा, जाहिर है ताला और चाबी एक दूसरे के अंदर जैसे बाइंड हुए, फिट हुए, कैटालिसिस हुई और लॉक अनलॉक हो गया। इसी तरह से अल्टीमेटली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और देन जो है प्रोडक्ट बन जाती है। इस तरह से जो है ये मॉडल, इनका जो ख्याल था कि ये मॉडल इस तरह से काम कर रहा है। तो प्रैक्टिकली आपने भी ऐसे कई जैसे तजुर्बे तो किए होंगे, पर इसके अंदर आप जैसे देखें पर्टिकुलर जैसे एक की है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, किसके साथ आके बाइंड होगी, लॉक के साथ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं ये एंजाइम है और एंजाइम लॉक है, क्या ये सबस्ट्रेट इसके अंदर बाइंड होगी, नहीं होगी, बाइंड नहीं होगी। जैसे अगर जैसे हम कहें कि शेप इस तरह की हो तो ये बाइंड होगी, नहीं होगी, बिकॉज ये इसके अंदर जो शेप जरा चेंज है, कॉम्प्लीमेंटरी होनी चाहिए तो आके जो है इसमें आके बाइंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास कई चाबियां पड़ी होती है ना, सोचते हैं कि ये चाबी लगेगी या ये लगेगी, ये लगेगी, कौन सी लगेगी, फिर एक निकाल के देन उसको जो हमें पता होता है कि फिलहाल ताले की फिलहाल चाबी है, पर जिस तरह से अगर न्यू पर्सन कोई हो तो वो तो सब ट्राई करेगा ना, ट्राई सब चाबियां करेगा, लगेगी एक। इसी तरह से ये जो कॉम्प्लीमेंटरी होगी तो केमिकल रिएक्शन इसका कैटलिस्ट होगा, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो पॉइंट्स के हवाले से हम आते हैं कि इस की लॉक मॉडल की पॉइंट्स क्या है। की लॉक मॉडल की जो पॉइंट्स होती है, पॉल फिल्डर एंड डीडी वुड्स ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था इसके हवाले से कि फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए किसके दरमियान, सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान। जैसे हम कहते हैं ना चाबियां जो जेब में पड़ी है या की चेन के अंदर पड़ी है, ताला वो पड़ा है, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। नंबर 2, एक्टिव साइट उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है ताकि उसके अंदर जैसे यकीनन जो है सबस्ट्रेट आके बाइंड होगी, अदरवाइज नहीं। किस हवाले से कोई स्पेसिफिक है, एक शेप है। नंबर 2, चार्ज डिफरेंस होता है, एक शेप है और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंटरी चार्ज होंगी। तो इसी वजह से आपको पता है कि कई ऐसी सबस्ट्रेट होती है वो एंजाइम के साथ आके बाइंड कर सकती है, कई ऐसी सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर सकते, फिट हो सकते। कॉम्प्लीमेंटरी चार्ज नहीं होगी तो वो कैटालिसिस नहीं होगी। ऐसे जिस तरह से ताले के अंदर कई चाबियां अंदर तो आ सकती हैं पर ओपन सिर्फ एक ही कर सकती है, तो इसी तरह से ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम and form enzyme substrate complex, you know very well, and that substrate converts into the product but remain attached with the enzyme to form enzyme product complex। ये थोड़ी देर पहले इंट्रो में भी हमने पढ़ा था, पहले बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और देन प्रोडक्ट्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। क्वांटिटी एंड शेप ऑफ एंजाइम रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आती। जैसे एक यहाँ पे हम एक इलस्ट्रेशन का सहारा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सबस्ट्रेट है जिसकी ये शेप है, कॉम्प्लीमेंटरी टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होना चाहिए, तो रिजल्ट में क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एडिशन ऑफ वाटर होगी ना, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोलिसिस है, फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन नहीं, एडिशन ऑफ वाटर हुई, तो ये देखें कि दोनों के दरमियान जो बॉन्ड वो ब्रेक हो गया और प्रोडक्ट बन गई। बॉन्ड किस जगह पे ब्रेक हुआ, इसी पॉइंट पे हुआ, तो ये कौन सी एक्टिव साइट की पॉइंट होगी, कैटालिटिक साइट होगी, और ये जो फिट हुए वो कौन सी साइट है, बाइंडिंग साइट होगी। तो ये जो प्रोडक्ट बन गई, प्रोडक्ट बन के अलग हो गई, तो अब प्रोडक्ट कौन सी बनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या होता है, डाइसैकराइड कौन सा होगा, सक्रोज। तो उसका एक एग्जांपल जैसे ये लिया गया है, एग्जांपल दिया गया, तो इमेल फिशर फला ये सब अभी हमने नोट किया था। तो इनके अकॉर्डिंगली जैसे की लॉक मॉडल की अकॉर्डिंगली कि एंजाइम की स्ट्रक्चर जो है जरा रिजिड होती है। की लॉक मॉडल का मेन पॉइंट उनके यहाँ कि एंजाइम की स्ट्रक्चर जो है रिजिड होती है, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कॉम्प्लीमेंटरी होनी चाहिए टू द सबस्ट्रेट। जैसे अभी हमने देखा कि कोई दूसरी सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड हो सकती है पर कैटालिसिस नहीं होगी, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, चार्ज का कॉम्प्लीमेंटरी होना जरूरी है। इसी वजह से लॉक अलाउज वेरी फ्यू कीज टू फिट इन, एक लॉक के अंदर चंद और भी चाबियां अंदर आ सकती हैं पर खोलती जैसे एक ही चाबी है सब नहीं खोलती है।
Similarly, enzymes allow a few complementary molecules to fit in and react. सब रिजेक्ट हो जाते हैं, सबस्ट्रेट एक ऐसी सबस्ट्रेट होती है उसके साथ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सब चाबियां जिस तरह से अंदर तो आ गई पर ओपन नहीं कर सकते, ओपन ताले को जस्ट एक ही कर सकती है, while rejecting the fairly similar molecule, चाबियां नहीं ओपन कर सकते। These enzymes work in absolute specificity, यानी एक जैसे आप देखें ना, यही इस की लॉक मॉडल की मेन पॉइंट है कि एंजाइम कैटालिसिस कर सकते हैं ओनली एंड ओनली वन सबस्ट्रेट पे जैसे उसका जो है रिएक्शन होगा, मेनी नहीं। जिस तरह से आगे जाके पता चला कि हाँ एंजाइम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनकी अकॉर्डिंगली जैसे एंजाइम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है, पर्टिकुलर टाइप की सबस्ट्रेट पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम होगा, बस रिजिड स्ट्रक्चर है। इसके मुकाबले में जैसे जो रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई भी उसके अंदर जैसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, सबस्ट्रेट पर्टिकुलर साइट है एंजाइम पे, ये एक्टिव साइट की उसके साथ जैसे बाइंड होगी, जैसे देखें कॉम्प्लीमेंटरी चार्ज का होना जरूरी है, बॉन्ड बनना जरूरी है। अगर ये बॉन्ड नहीं बनेगी, कॉम्प्लीमेंटरी चार्ज नहीं होगी, इस जैसी कोई दूसरी सबस्ट्रेट भी आ भी जाए तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ताले के अंदर दूसरी कोई चाबी भी अंदर आ जाए पर ओपन नहीं कर सकती है, तो बिल्कुल इसी तरह से कॉम्प्लीमेंटरी चार्ज एंड शेप 2 पॉइंट मेन है, आप नोट करेंगे एसटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है, न्यू बुक के अंदर भी मौजूद है। उसके बाद जैसे कोशरेट ने एक अनदर मॉडल प्रपोज किया था, ठीक है, जैसे इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर वेरी सिंपल है, 1959 ऐसे याद करेंगे कि जब भी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन होती है तो एंजाइम की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आती है। जैसे देखें पहले की लॉक मॉडल के अंदर उन्होंने कहा कि एंजाइम रिजिड है, कोई चेंज नहीं आएगी, इसका मतलब है कि एंजाइम जो है फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर, जैसे वो रिजिड उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि एंजाइम की स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी चेंज आ जाती है, जैसे सबस्ट्रेट आके बाइंड होगी एंजाइम की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आती है, और यही चेंज जो एंजाइम की स्ट्रक्चर में आई है इसकी वजह से आगे कैटालिटिक एक्टिविटी होगी। कैटालिसिस साइट है ना, कैटालिसिस साइट जैसे थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, तो उसके अंदर जैसे एक्टिविटी होगी और बॉन्ड ब्रेक होगा या बनेगा, जो भी कंडेंसेशन है या हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है, चेंज की वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है। जैसे सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड हुआ, एंजाइम की शेप में चेंज आई, चेंज आने के बाद ही जैसे कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, इसे हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस फिट मॉडल, इसे हम कहेंगे इंड्यूस फिट मॉडल कहेंगे। जैसे ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है, तो पहले ये देखें एक्टिव साइट की शेप देखें और बाद में देखें एक्टिव साइट की शेप के अंदर जो चेंज आ जाती है, इस चेंज की वजह से देन कैटालिटिक एक्टिविटी होगी और प्रोडक्ट्स बनेगी, वरना जैसे नहीं हो रही थी, देन जो है प्रोडक्ट बनेगी। इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंगली सम अदर पॉइंट्स भी हैं थोड़ी सी। When a substrate combined with the enzyme, it induces a change in the enzyme structure, और चेंज की वजह से enables the enzyme to perform the catalytic activity more efficiently। और इसके अकॉर्डिंगली इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंगली enzyme is flexible in nature, very important, enzyme is flexible in nature। और इसी तरह से हमने पढ़ा था की लॉक मॉडल के अंदर है enzyme is rigid, ठीक है, तो ये है thereafter the change in active site occur during catalytic reaction is responsible for the conversion of substrate into product। वही जब एंजाइम की शेप में थोड़ी सी चेंज आएगी तो देन जो है कन्वर्जन होगी सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंगली एंजाइम जो है जरा फ्लेक्सिबल होता है। बाकी जैसे थोड़े आगे नेक्स्ट आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है कि जैसे टाइप्स ऑफ एंजाइम, इतना जैसे हमारे बुक में नहीं है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे जो सारी पीएमसी के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, थोड़ी सी पॉइंट एडिशनल आप थोड़ी सी नोट कर लेंगे। एक सिंपल एंजाइम होते हैं जिन्हें प्रोट्यूजाइम कहते हैं, ओनली एंड ओनली प्रोटीन पार्ट के बने होते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिन्हें हम होलो एंजाइम भी कहते हैं, यूलर ने टर्म दिया था प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट होगा उसे हम कहेंगे एपो एंजाइम कहेंगे, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर जैसे अगर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक देखा जाता है, ऑर्गेनिक होता है तो को एंजाइम, इनऑर्गेनिक होता है तो कोफैक्टर। ये एसटीबी पुराना एसटीबी बुक है, उसके अंदर जो है ये सारी जो डेफिनेशंस पढ़ी है, पर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, ये इसी पैरा के अंदर पढ़े हैं, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन,
जिसमें नंबर 1 जैसे है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, उसके लिए हम थोड़ा सा पहले एक ग्राफिकल जैसे रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, फिर आपको यकीनन समझ में आएगी पॉइंट। टेम्परेचर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे जो ग्राफ होते हैं ना, जैसे आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दूसरी वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को शो कर रही है और वर्टिकल लाइन जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रही है, ठीक है ना। तो आप जैसे देखिए फॉर एग्जांपल एंजाइम हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उनकी तादाद है 5 एंजाइम है, फॉर एग्जांपल 5 एंजाइम है। एंजाइम की तादाद जो है लाइक 5 है, 1 2 3 4 5। और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप देखें जैसे एंजाइम 5 है, 1 2 3 4 5। और सबस्ट्रेट अगर जिस तरह से सबस्ट्रेट नंबर 1, सबस्ट्रेट नंबर 2, सबस्ट्रेट नंबर 3, सबस्ट्रेट नंबर 4, सबस्ट्रेट नंबर 5, जैसे सबस्ट्रेट आती जाएगी ऐड होती जाएगी तो किसके साथ बाइंड होगी? एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड होती। एक सबस्ट्रेट दूसरी सबस्ट्रेट एंजाइम फ्री पड़े, तीसरी चौथी पांचवी, तो शुरू में क्या हम कहेंगे? शुरू में कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है क्योंकि एंजाइम फ्री पड़े थे और सबस्ट्रेट जैसे ऐड होती गई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया। ग्राफ की सूरत में आपको ये पॉइंट देखनी है। फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि जितनी सबस्ट्रेट जो थी वो उन्होंने जाके एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर लिया, अब कोई एंजाइम फ्री नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऑल एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गए। जब ऑल एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गए तो उसका मतलब है अब ग्राफ के अंदर इसी स्ट्रेट लाइन आती है। इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन। ऑल द एंजाइम्स जो वो सैचुरेटेड हो गए। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि सबस्ट्रेट वो सब एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे आ गए। जाहिर है एंजाइम की एक्टिविटी तभी होती है जब सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है। अब जो है ये कोई भी जगह प्लेस खाली नहीं है, कोई भी जगह या प्लेस खाली नहीं है। पहले रेट ऑफ रिएक्शन ये फास्ट हो रहा था, बढ़ रहा था। अब क्योंकि ये एक्टिव साइट जो सब ऑक्यूपाई हो गई है, अब स्ट्रेट लाइन हो गई और तो वर्टिकल लाइन जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा है ना, जैसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था, एक ऐसी पॉइंट आई देन जो है वहां पे जो है स्ट्रेट लाइन हो गई। इसका मतलब है कि एक्टिव साइट जो है वो सब ऑक्यूपाई हो गई। उसके बाद अगर आप जितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे फायदा कोई नहीं क्योंकि एंजाइम जो अवेलेबल थे उनकी एक्टिव साइट वो सब ऑक्यूपाई हो गई। उससे हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन कहेंगे। जैसे एक बस स्टॉप है, वहां पे जैसे 5 कारें खड़ी हैं, हर एक कार के अंदर 4 पैसेंजर की कैपेसिटी है। 4 पैसेंजर, एक पैसेंजर आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, कारें 4 थी, 16 पैसेंजर थे, वो सब बैठ गए। उसके बाद अगर मजमुआ लग जाए, 50 बंदे आ जाए तो उनकी बैठने की जगह होगी? नहीं होगी, भले रश हो। तो बिल्कुल इसी तरह से जितनी जो है खाली जगह थी, प्लेस थी, वो सब ऑक्यूपाई हो गई और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन है उसके अंदर कोई भी चेंज या तब्दीली आगे नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ की सूरत में इसको देखेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन का मकसद होता है कि सैचुरेशन। अब इस जगह से जो है सैचुरेशन एक हद के बाद देन जो है उसके अंदर कोई रेट ऑफ रिएक्शन आगे इंक्रीज नहीं होगा, शुरू में इंक्रीज होता जाएगा। ये जो लाइन है ना, ये लाइन है जैसे सबस्ट्रेट इसके साथ आके बाइंड होगी, एंजाइम की तादाद 5 थी, सबस्ट्रेट भी जैसे आगे आएंगे 5, वो सब एक्टिव साइट उनकी जैसे ऑक्यूपाई होगी, फर्दर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि शुरू के अंदर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी आप सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना तेज हो जाएगा, पर एक लिमिट या हद तक। वो लिमिट या हद क्या होती है? वो लिमिट या हद होती है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम अगर फ्री नहीं है, सैचुरेटेड हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर नहीं होगा। इसी तरह से कभी कभार होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली हमें कितनी प्रोडक्ट जरूरत होती है, प्रोडक्ट भी जरूरी है ना, एंजाइम प्रोडक्ट है। अगर उस प्रोडक्ट का जरूरत नहीं है तो जाहिर है होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो यही 2 पॉइंट मौजूद है कि ये क्यों होता है ऐसा, जैसे लाइक रेट ऑफ रिएक्शन जैसे स्लो डाउन या स्टॉप क्यों होता है, उसके भी रीजंस दिए गए हैं।
कि वाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो अब्बा ने पूछ रहा हूँ। तो सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जितनी सबस्ट्रेट आप ऐड करते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इतना तेज होता जाएगा पर एक हद तक। बट हायर द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, फिर आगे एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी बिकॉज ऑल द एंजाइम्स वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, एक्टिव साइट उनकी जो ऑक्यूपाई हो जाती है। और क्यों होता है, बिकॉज हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बिकॉज जैसे सबस्ट्रेट भले 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, एंजाइम को आगे तो 5 थे वो ऑक्यूपाई हो गए, इस वजह से एंजाइम एक्टिविटी आगे कम होगी। या अक्यूमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट, बिकॉज एंड प्रोडक्ट हमें चाहिए इतनी चाहिए थी जो होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंगली होनी थी, फर्दर जो रेट ऑफ रिएक्शन आगे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जैसे एक एंजाइम की भी एक कंसंट्रेशन होती है, उसको हम कंपेयर करेंगे। पहले थोड़ी सी सीरीज आगे पीछे होगी तो हम टेम्परेचर की तरफ आते हैं। जैसे आपको पता है कि हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिससे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, उस पर वर्क करते हैं। अगर वो टेम्परेचर नहीं होता है तो यकीनन रेट ऑफ रिएक्शन या तो कम होगा या एंजाइम जो है वर्क करना छोड़ देता है, डीनेचर हो सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के हवाले से ये टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है, हाईली एक्टिव होते हैं। अगर जिस तरह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे एक लफ्ज आप ऑप्टिमम टेम्परेचर सीखेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर सीखेंगे, ठीक है। जैसे फर्दर जो टेम्परेचर के हवाले से पॉइंट्स है, केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मोशन। शुरू में जाहिर है मॉलिक्यूलर मोशन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर जरूरी भी है, ऐसे नहीं कि टेम्परेचर नहीं चाहिए, मॉलिक्यूलर मोशन जरूरी है तो एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा। हायर द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रीच टू द एंजाइम हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जितने जैसे सबस्ट्रेट ज्यादा होंगे जाहिर है मूवमेंट होगी तो उतना ही जैसे रेट ऑफ रिएक्शन होगा, पर एक हद तक होता है, आपको पता है। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट इंक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर किसी भी जगह भी जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप रेज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल हो सकता है। कैसे, ये लेबोरेटरी में जैसे लाइक ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि शुरू में जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा हो, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2, 3, 4, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके गए तो उन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल हो रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद जैसे enzymes are also sensitive to temperature due to the proteinous composition, because enzyme जो प्रोटीन के बने हुए 3D स्ट्रक्चर होती है, हाई टेम्परेचर देंगे ज्यादा देंगे तो 3D स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगी, तो देन एंजाइम जो है पहले डीनेचर हो जाता है फिर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। टेम्परेचर वेयर एंजाइम वर्क मैक्सिममली, जहां पे बेस्ट वर्क कर सकता है एंजाइम तो उसे बेस एक्टिविटी होती है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड से या बिलो होगा या अबव होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे डिक्रीज हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, इवन डिस्ट्रॉय हो सकता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय। तो एक लफ्ज सीखेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर, व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे ह्यूमन बीइंग का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, ग्राफ की सूरत में ऐसे सवाल आते रहते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है टेम्परेचर की है, वर्टिकल लाइन रेट ऑफ रिएक्शन की है। टेम्परेचर आप जैसे देखिए ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं, और जैसे ये ग्राफ की लाइन है जैसे ये मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है, इस पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। जो ग्राफ की ये कर्व है या लाइन है, जैसे पढ़ा होगा यकीनन मैथ के अंदर या फिजिक्स वगैरह के अंदर, तो ये जैसे देखें कौन सा टेम्परेचर है 30 और 40 के दरमियान, जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है। इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर थोड़ा बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो आगे ये होगा कि एंजाइम जो आगे डीनेचर और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। शुरू में जैसे जितना टेम्परेचर देंगे तो उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, मैक्सिमम जैसे एक्टिविटी होती है उस कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उसी पे जो वर्क करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर ये ह्यूमन बीइंग का है। जैसे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हमारे बुक के अंदर जैसे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का भी है एग्जांपल है, वो तो तकरीबन नियरली 80 डिग्री सेंटीग्रेड 78 और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क कर रहे हैं। तो हर एक जैसे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एक स्पेसिफिक एक टेम्परेचर होता है, उसी पे वो वर्क करते हैं। तो
The human enzyme is highly active at 37 डिग्री सेंटीग्रेड, denatured at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनएक्टिव मिनिमम होता है। तो इसी तरह से एक और पॉइंट है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, आप जहन में रखेंगे। जनरली ऑर्गेनिज्म हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका एक टेम्परेचर होता है 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरली हायर ऑर्गेनिज्म जो जिनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 to 40 डिग्री से, हायर ऑर्गेनिज्म के हवाले से, ठीक है, ये जनरल है। बाकी हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। इसी तरह से आपको पता है कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो जो रहते ही ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हॉट स्प्रिंग वगैरह होते हैं, तो वहां का जो टेम्परेचर होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज्यादा होता है, उस पर वो सर्वाइव करते हैं। 80 डिग्री सेंटीग्रेड वहां तक 78-80 डिग्री सेंटीग्रेड बताते हैं। Such enzymes are used in biological washing powder। कभी आपने सुना होगा कि जैसे एक कपड़े जिस तरह से नॉर्मली हम उनकी जो वॉशिंग या धुलाई करते हैं तो वो साफ हो जाते हैं, पर कभी कभार कुछ ऐसे दाग होते हैं, धब्बे होते हैं, जैसे सालन वगैरह के, ऑयल ग्रीस वगैरह के, फिर जो है तो उसमें जैसे आपको पता है कि एक स्पेशलिस्ट होते हैं, कपड़े धुलाई वाले, उनको देते हैं, फिर वो कहते हैं वो साफ करते हैं, बिकॉज उनके पास एक सिस्टम होता है। हमारे यहाँ जस्ट वॉशिंग मशीन में डाला, बस साफ हुए या नहीं हुए, खत्म। उनके पास एक सिस्टम होता है कि टेम्परेचर सेट करते हैं, कितने टेम्परेचर पे ये जिस तरह से दाग धब्बा जो है साफ हो सकता है, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और उसके अंदर जो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ऑयल का दाग लगा हुआ, ऑयल है ना, ऑयल कैसे डाइजेस्ट हो सकता है, लाइपिड एंजाइम, पर टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर भी तो होना चाहिए, तो उतना टेम्परेचर देंगे और देन जो ऑयल की सफाई हो जाती है। अक्सर जैसे स्टेन होते हैं, कपड़ों के ऊपर दाग होते हैं, वो तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड उनको मेंटेन करते हैं और इसी तरह से उनके दाग धब्बे जो है साफ हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि घर की धुलाई और वहां की यूनिट्स होते हैं, उनमें डिफरेंस इसका यही होता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर पे। इसी तरह से एक और पॉइंट पढ़ते हैं पीएच के हवाले। ऐसा ग्राफ हमारे बुक के अंदर मौजूद है, अगर आप उस ग्राफ को भी देखेंगे, बिकॉज ग्राफ के हवाले से भी सवाल आते रहते हैं, ग्राफ के हवाले से भी टेस्ट में सवाल आते रहते हैं। जैसे ये देखें, टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल एक्सिस टेम्परेचर का है, तो ये 40 से पहले क्या होगा, यकीनन 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये किसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर मैक्सिमम एंजाइम की जो एक्टिविटी है ये ह्यूमन बीइंग की है 37। इसी तरह से हमने थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया था। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया देखिए नियरली 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम एक्टिविटी जो है, इस मैक्सिमम एक्टिविटी होती है 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 40 से ये स्टार्ट होते हैं, जैसे बढ़ती जाएगी एक्टिविटी, और इससे अबव जब टेम्परेचर होगा तो ये देन जो है कम होती जाती है, देन कम हो जाती है। 78 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, किसका, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये ह्यूमन एंजाइम की जो है, ग्राफ के अंदर, जैसे हमारे बुक के अंदर ग्राफ है, सेम यही ग्राफ है जिसमें शो किया गया है कि टेम्परेचर का, पीएच का नहीं, टेम्परेचर का, तो वो ह्यूमन एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का है। ठीक है ना, होपफुली आप इसको जो सीख लेंगे। तो सर ममता का है, ममता है, खालिक साहब होना आ गए, चलो ठीक है। इसके बाद जैसे थोड़ा सा एक टॉपिक रहता है, थोड़ा सा टॉपिक आप रहता है, आप आधे घंटे का थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये कवर हो जाएंगे। आपको ग्रुप में मैसेज देंगे, थोड़ा आधे घंटे का एक ऑनलाइन क्लास, बिकॉज पीएच पढ़ना है, एंजाइम की कंसंट्रेशन पढ़नी है और इनहिबिटर पढ़नी है। आधे घंटे का एक क्लास होगा, अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी।